हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे ज्योमेट्री स्कूल चैनल पर, जहां मैं आज आपको कराने वाली हूं हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 4। अभी तक मैं 3 प्रीमियम मॉक्स यहां पर अपलोड कर चुकी हूं हिंदी के, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर। तो ये भी आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। जिस स्टूडेंट ने अपना मीडियम यहाँ पर लैंग्वेज का हिंदी चूज किया है उन्हीं को ही हिंदी सेक्शन मेन एग्जाम में करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा हिंदी का प्रीमियम नंबर 4। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ इन हॉस्टल फैसिलिटी, तो ज्योमेट्री स्कूल स्टार्ट कर चुका है। कर्तव्य बैच फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, आरएमएस के लिए सफलता बैच स्टार्ट हो गया है, आरआईएमसी के लिए टारगेट बैच। ये आपके 2024 में जो एग्जाम होंगे आपके 2024 बैच के लिए, ये उनके लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें, एक बार देखें कि टीचर किस तरीके से तैयारी कराते हैं, और छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट एक क्वालिफाई करके अपनी सीट को आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। बच्चों, लेट आने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छे खासे एग्जाम है। बहुत अच्छी तैयारी इन एग्जाम को हमें देनी होती है, बिल्कुल फुल ईयर की। तो ना तो टीचर बहुत अच्छे से करा सकते हैं कम समय में, ना ही आप इन्हें कम समय में क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि कोई 50% पे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं। 300 में से 260 270 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो चलिए बच्चों, लिमिटेड सीट्स हैं, अपनी सीट बुक करिए और हॉस्टल को एक बार विजिट जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा आपका यहाँ पर प्रमोशन। और अब स्टूडेंट आपको करना है वीडियो को लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका नवोदय एग्जाम भी बचता है, साथ ही यूपी सैनिक की भी तैयारी हम आपको यहाँ पर इसी तरीके से करा रहे हैं। तो जो बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बाद एग्जाम देना चाहते हैं यूपी सैनिक के लिए 15 जनवरी को, और यहाँ पर नवोदय के भी फॉर्म आ चुके हैं, उनको अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो जल्दी जनवरी तक फॉर्म फिल कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, अप्रैल में इसका एग्जाम है। तो चलिए, और ज्योमेट्री स्कूल चैनल के साथ बने रहे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कृत्रिम का विलोम शब्द है, इनमें से कृत्रिम का विलोम मतलब कि विपरीत अर्थक देने, यहाँ पर विपरीत अर्थ कौन देता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कृत्रिम का विलोम, विपरीत अर्थक। प्रकृति, प्राकृति, प्रकार या अप्राक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से चूज कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर करेक्ट कृत्रिम होता है बच्चों जो चीजें होती है आर्टिफिशियल या इंसान के द्वारा बनाई हुई, जिन्हें हम सिंथेटिक भी कहते हैं। तो सिंथेटिक का उल्टा क्या होगा, नेचुरल चीजें, और नेचुरल चीजों को कहा जाता है प्राक। तो 3 यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस लोक का ना हो, मतलब कि इसके लिए आपको एक शब्द देना है, ये है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो इस लोक के ना होने क्या कहेंगे, अल्पलोक, लौकिक, अलौकिक या अलोक। तो जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक क्वेश्चन बच्चों जरूर आता है यहां से। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो इस लोक का ना हो। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो ना मतलब यहाँ पर ए, और ए उपसर्ग कब लगता है, जब हम बात करते हैं ना या नहीं या बिना की। तो अलौकिक, तो जो इस लोक का नहीं है उसे कहा जाता है अलौकिक। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर हुआ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि का संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सप्तऋषि कैसे लिखा जाएगा, तो जल्दी से चूज कर लीजिए। सप्त प्लस श्री, सप्त प्लस ऋषि, सवत प्लस श्री और सप्ता प्लस श्री। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से चूज करें। यू हैव 5 सेकेंड्स टू डू योर क्वेश्चन। एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, अगर आप सप्तऋषि को तोड़ते हैं तो यहाँ पर बनता है सप्तऋषि, और बनता है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है सप्त प्लस ऋषि, तो ऑप्शन 2। क्योंकि विच्छेद बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे विच्छेद करवा के देखा जाता है, कभी आपसे संधि पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बीत चुका है उसे क्या कहेंगे, अतएव, तैव, अतीत या भूतकाल। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करेंगे, और यहीं से पता चलेगा कि कौन क्वेश्चंस को कितने अच्छी तरह से समझ रहा है। तो जो बीत चुका है उसे क्या कहोगे, भूतकाल, अतीत, तैव या अतएव। बहुत ध्यान से सोच समझ कर आंसर देना है, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए समय होता है खत्म, और अब हम ध्यान देंगे। जो बीत चुका है वो होता है आपका
अतीत, और जो समय बीत चुका हो, बीते समय, क्योंकि समय का मतलब होता है काल। काल में आप पढ़ते हैं समय के बारे में, जो क्रिया के समय को बताए, जैसे कि भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। तो यहां पर मैंने आपसे नहीं कहा जो समय बीत चुका है, तो मैंने आपसे सिर्फ कहा जो बीत चुका है, और बीता हुआ होता है हमारा अतीत, और अगर होता जो समय बीत चुका है तो होता है भूतकाल। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर होता है बिल्कुल करेक्ट। आई होप आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे अधिकार दिया गया हो, जिसे कोई अधिकार दिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधिकारित, अधिकृत, अध्यादेश या अनावृष्टि। जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। यू हैव 5 सेकेंड एंड टाइम अप। तो जिसे दिया गया हो अधिकार वो होता है अधिकृत। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसे कोई अधिकार दे दिया हो वो कहलाते हैं अधिकृत। दो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? अभियोगी, अभियुक्त, अदेव या अनाहूद। एंड यू हैव 5 सेकेंड्स टू चूज योर आंसर। अभियोगी, अभियुक्त, अदेव, अनाहूद, और समय समाप्त। और यहां पर आपका करेक्ट आंसर है जिस पर मुकदमा चल रहा उसे कहते हैं अभियुक्त। किसी मुकदमे से युक्त हो गया अभियुक्त। तो ऑप्शन 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अपना स्कोर जरूर बताएंगे बच्चों, जैसा भी आपने किया है आपको जरूर बताना है। जो चीज कानून के विरुद्ध हो, विरुद्ध मतलब उसके अगेंस्ट हो, विरुद्ध हम किसे कहेंगे? अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो कानून के विरुद्ध हो वो क्या है? वैध, बुद्ध, अवैध या वैधी। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। यू हैव अगेन 5 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर होती है समय समाप्ति की घोषणा, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है तो कानून की नजर में विरुद्ध हो तो उसे कहते हैं अवैध। यहाँ पर जैसे पोस्टर लगाना अवैध है, मना है, तो विरुद्ध है कानून के। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर हुआ बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। जो मापा ना जा सके मतलब कि जिसे आप माप नहीं सकते। परिग्रह, अपरिमेय, परिमेय या परिमा। चलिए 5 सेकेंड से अगेन आपके पास, इसका आंसर बताएंगे बच्चों। बिल्कुल सैनिक में ऐसा ही लेवल आता है पेपर का, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। तो जिसको मापा ना जा सके, तो फिर से नया आ गया है बच्चों, तो यहाँ पर उपसर्ग लगा दिया है मैंने ए, और जो मापा ना जा सके तो उसे, जो मापा जा सके वो हो गया आपका परिमेय, और जो मापा न जा सके वो हो गया आपका अपरिमेय। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है ना मापा जाने के लिए? ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये रहे हमारे लाइव बैचेस। जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, अपने घर रह के तैयारी करना चाहते हैं, तो वो ऐप के थ्रू, ज्योमेट्री ऐप के थ्रू हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकता है। उसके लिए आपको करना होगा ऐप को इंस्टॉल, या आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। रजिस्टर करो और वहां से अपना डेमो बुक कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। डेमो में आप देखेंगे टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या हमारा पढ़ाने का तरीका है, कैसे हम पूरे साल तैयारी कराएंगे, और आप घर बैठे बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको करनी है सैनिक स्कूल या तो 6 क्लास के लिए या 9th के लिए, तो आप हमारा टॉपर्स प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, अगर आप 6 सैनिक के लिए एलिजिबल है तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री के लिए भी होंगे। इसके लिए हमारे अचीवर बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही अगर आप करना चाहते हैं या आपका कोई भी ब्रदर सिस्टर RIMC 8th क्लास देहरादून के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हो गया हमारा रैंकर बैच स्टार्ट। बच्चों ऑनलाइन में 25 स्टूडेंट ही एक बैच में पढ़ते हैं, इससे ज्यादा बच्चों को हम एक साथ नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर आपको करनी है तैयारी हमारे साथ ज्योमेट्री स्कूल के साथ, तो आप हमारी ऑनलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य उदय में कौन सी संधि है? और बच्चों इसको कर लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जरूर आता है। और जल्दी से मुझे सूर्य उदय का संधि विच्छेद भी करके दिखाइए, और इसमें प्रयुक्त कौन सी संधि इस्तेमाल हुई है वो भी बताइए। 5 सेकंड है आपके पास। चलिए संधि विच्छेद मैं आपके लिए कर देती हूं। सूर्य प्लस उदय, और यहाँ पर आपका सूर्य का जो हमारा अय और यहाँ पर उ, तो इसमें बदल जाता है ओ में। तो यहाँ पर हमारा बदल गया है क्या? गुण। तो सूर्य और ओ मिलके बनाते हैं ओ, तो ये होता है हमारा कौन सी संधि में? गुण संधि। तो ए ऑप्शन यहाँ हो गया करेक्ट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भानु उदय, यस देखो बच्चों, सूर्य उदय और भानु उदय दोनों का एक ही मतलब है, सूर्य का उदय होना, और भानु मतलब भानु भी क्या है? रवि।
दिनकर, दिवाकर, भानु सब अंशुमाली सब किसके पर्यायवाची हैं? सूरज के, भानु के। तो रवि, दिनकर, सूरज, सूर्य, ये सब हमारे क्या है? सूरज है। तो सूर्य उदय भी सूरज का निकलना और भानु उदय भी सूरज का निकलना, पर दोनों बातों में बच्चों संधि बिल्कुल अलग है। सूर्य उदय की तो मैंने आपको करके दिखा दी है, चलिए मैं भी कर रही हूं और जल्दी से आप भी करिए। सूर्य उदय का आ गया। अब मुझे भानु उदय में कौन सी संधि लगी है मैं आपको यहाँ पर विच्छेद करके दिखा देती हूँ। भानु प्लस उदय, और यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी होगी? तो देख रहे हैं आप यहाँ पर स्पेलिंग हो जाती है ये, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या देता है? बड़ा ऊ। तो ये कौन सी संधि है? साफ साफ दिखाई दे रही है बच्चों, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो भानु उदय, सूर्य उदय दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलेश का संधि विच्छेद होगा, जल्दी से कर दीजिए, बहुत सिंपल है। और गुण संधि यहाँ पर लग रही है, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि गुण संधि का रूल आप जान चुके हैं। यहाँ पर हो जाता है, बदल जाता है गुण स्वर का। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आंसर होगा? कम प्लस लेश, कमल प्लस ईश। और आपको पता है जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों वर्णों का, दोनों शब्दों का अर्थ भी निकलना चाहिए। तो उस हिसाब से भी आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, कमल प्लस ईश और कमल प्लस ईश। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों जो यहाँ पर हो रहा है कमल, और कमल में हो गया आपका ए और प्लस ईश, तो यहाँ पर हो जाती है बड़ी ई मिलके ए। तो यहाँ पर उत्तर आ गया हमारा कमलेश। तो कमल प्लस ईश विल गिव कमलेश। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही। और ये कौन सी संधि है? गुण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। खट्टा शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा। खट्टा आपका यहाँ पर क्या है? विशेषण, जो बताता है क्या? संज्ञा की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। जैसे आम खट्टा है, तो इस आम की क्या विशेषता है? कि वो खट्टा है। अब इस खट्टा से आप बना दो एक भाववाचक संज्ञा, खटाई, खट्टे, खटास या खट्टी। तो जल्दी से बना दीजिए बच्चों, 5 सेकंड है आपके पास। और मेरे हिसाब से तो आंसर आ गया। तो जो संज्ञा, अगर यहाँ पर खट्टा विशेषण शब्द है तो मैं खट्टा से क्या बना सकती हूँ? भाववाचक संज्ञा। इस सब्जी में तो बहुत खटास है। जैसे मीठा से बनता है मिठास, ठीक है, और पढ़ से बनती है पढ़ाई। तो यहाँ पर हमारा मिठाई नहीं बनेगा, मीठा से क्या बनेगा? मिठास बोला था मैंने, क्योंकि मिठाई क्या है? संज्ञा। और मुझे क्या करना है? भाववाचक संज्ञा, जो हमें भाव की एहसास कराती है। तो मीठा से बनेगा मिठास और खट्टा से बनेगा खटास। तो 3 ऑप्शन यहाँ हो गया बिल्कुल करेक्ट। जैसे लड़का लड़कपन, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन। तो मीठा मिठास, खट्टा खटास। तो 3 ऑप्शन हो गया यहाँ पर बिल्कुल सही। देवालय में कौन सी संधि है? बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे चुकी हूँ। भानु उदय मैंने अभी आपको कराया था। तो अगर मैं कर देती हूँ आपके लिए विच्छेद, तो क्या आ रहा है करेक्ट आंसर? देव प्लस आल्य। तो ए प्लस ए आल्य, तो बन गया आपका आल्य, देव आल्य। तो यहाँ पर बच्चों कौन सी संधि है? सीधा सीधा दीर्घ संधि, बहुत ही सिंपल है। शिवाल्य, देवाल्य, हिम प्लस आल्य, सब में कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। तो 1 ऑप्शन हो गया बिल्कुल करेक्ट। और दीर्घ भी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ये सब कौन सी है बच्चों? स्वर संधि के उदाहरण है आपके दीर्घ, यण, गुण, अयादि। ये सब आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो ये आपकी सब स्वर संधि है। तो दीर्घ हो गया यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नायक में कौन सी संधि है? अगर नायक को हमें तोड़ना हो तो ने प्लस अक, और ने प्लस अक से बनता है नायक। तो आपका यहाँ पर हो जाता है क्या? जब आपके ए और ए, आपके ए समान यहाँ पर विजातीय स्वर आ जाते हैं तो ये किस में टूट जाता है? अए, आए और अव में। और यहाँ बनती है जैसे पवन, तो पो प्लस 1 पवन। इसी तरह से नयन, ये सब किसके उदाहरण है? जल्दी से लगा दीजिए। तो नायक कैसे बना है? ने प्लस अक। तो यहाँ पर हो गया आपका आय, और आय और आव बनते हैं आपके अयादि संधि में। तो 2 ऑप्शन हो गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो नायक में कौन सी है? अयादि संधि। चलिए आगे देखते हैं। वीरांगना का संधि विच्छेद। तो वीरांगना बिल्कुल बहुत आसान है, जल्दी से कर दीजिए। अब मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दिखा दिए हैं, संधि मैं बता देती हूँ, फिर आप बहुत तेजी से कर देंगे। वीरांगना में आ रही है आपकी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, जो कि आपकी स्वर संधि का भेद है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? वीर
प्लस अंगना। और आप जानते हैं वीर में कौन से स्वर की आवाज आ रही है, ए, और अंगना में ए, और दोनों मिलके क्या आ गया, ए धन आ। तो वीर प्लस अंगना विल गिव वीरांगना। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से हमें ढूंढना है बच्चों जो धरती का पर्यायवाची शब्द है। पहाड़, पर्वत, स्त्री, अचला। जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास, बहुत सिंपल है। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। और यहाँ पर धरती, पहाड़ और पर्वत सब आपके कहाँ हैं, धरती पर है। तो धरती जो है अचल, अचला जिसको कहा जाता है। तो धरती को हम क्या भी कहते हैं, भू, पृथ्वी, धरा, भूमि, और यहाँ पर एक और आ गया आपका अचला। तो ये हो गया आपके यहाँ पर पर्यायवाची। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हो गया करेक्ट। सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव बच्चों कैसे बनता है, सदा प्लस एव। तो यहाँ पर आ और ए मिलकर हो जाती है वृद्धि, और वृद्धि होने पर ये बन जाता है आई। तो इसीलिए आपका सदा प्लस एव में हो जाता है सदैव। तो हो गई है क्या, वृद्धि। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर हो गया बिल्कुल करेक्ट, वृद्धि स्वर संधि। चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्द में से बहुवचन चुनिए, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन का उदाहरण है। आप जानते हैं हिंदी में हमारे वचन होते हैं एक वचन, बहुवचन, और इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे हिंदी में तो होते हैं 2 तरह के वचन, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में होते हैं हमारे 3 वचन। हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृत से। तो वहां पर आपका एक वचन भी होता है, द्विवचन भी होता है, और आपका बहुवचन भी होता है। लेकिन हिंदी में हम पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन। तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए एक वचन, इनमें से बहुवचन का उदाहरण क्या है। माता, लड़का, किताब, प्राण। चलिए आपका ऑप्शन लग गया होगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर है बहुवचन प्राण। कैसे कहते हैं, उसके प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए। तो गए हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो जो शब्द हमेशा यहाँ बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होता है वो है आपका प्राण, क्योंकि माता का तो हो जाएगा माताएं, लड़का का हो जाता है बहुत सारे लड़के, और किताब हो जाती हैं किताबें। तो इनके तो हम बदलते हैं, लेकिन प्राण का हम करते हैं प्राण निकल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन हो गया बिल्कुल करेक्ट। डिबिया शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। मूल शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश। तो मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। और इनमें से आप देख रहे हैं मूल शब्द आपकी हो गई डिब्बी, और डिब्बी में मैंने लगा दिया क्या, इया। तो क्या बन गया, डिबिया। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा लगा है, तो डिब्बी प्लस इया। तो डिब्बी से मैं लग गया इया। तो किस प्रत्यय की आवाज आ रही है, छोटी ई, ये रही आपकी, और इया। तो क्या बन गया, डिबिया। तो 2 ऑप्शन हो गया बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हिरन का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले बच्चों ये कर लो मार्क, हिरन का पर्यायवाची इनमें से जो नहीं है, मृग, कुरंग, मृगांक या सारंग। तो जल्दी से अपना आंसर लगा दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आई होप आपने लगा दिया होगा। तो यहाँ पर जो सारंग है वो होता है पक्षी, और ये मेरे हो गए हमारे तीनों मृग या हिरन के पर्यायवाची। तो 4 ऑप्शन हो गया यहाँ पर करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आ गया बच्चों आपका 5 नंबर का गद्यांश। मेरे साथ गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, फिर इससे प्रयुक्त मैं 5 प्रश्न आपसे पूछूंगी, उनके आंसर आपको बताने हैं। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को गलतियां करते देखना दुखद ही दृश्य है। विश्व के सबसे बड़े खेल समारोह में मात्र 1 स्वर्ण पदक लेकर लौटना दिल में बेचैनी पैदा करने वाली बात है। भारतीय दल के औसत से भी कम प्रदर्शन के पीछे योजना की कमी हो सकती है, पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव हो सकता है, विदेशी परिस्थितियों के प्रति खुलेपन का अभाव हो सकता है। जहां तक प्रतिभा का प्रश्न है तो उसकी तो कोई कमी नहीं, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में प्रतिभा की भी अधिक तलाश नहीं करनी पड़ती। तो अगर ओलंपिक से भारतीय खिलाड़ी एक ही गोल्ड मेडल लेकर जीते तो बेचैनी चिंता तो बनती है। कारण हो सकते हैं हमारी योजना में कमी हो सकती है, पर्याप्त प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं हो सकती, विदेशी की जो परिस्थितियां होती है उनपे हमारा अभाव खुलेपन का कम हो सकता है। बात करें कि प्रतिभा नहीं है तो ऐसा तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि 1 करोड़ की जनसंख्या वाले देशों में प्रतिभा को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब 100% का सवाल यह है कि प्रतिभा को ओलंपिक के मंच पर क्या हो सकता है,
केवल एक ही स्पष्टीकरण संभव है, धन की अधिकता या उसकी कमी भारत के दर्द का मूल कारण है। तो जो इतना कम गोल्ड जीतने की वजह से हमारा दुखी होना है, तो हो सकता है या तो धन अधिक है जो नहीं ढंग से व्यय हो रहा, या धन की कमी है जो हम प्रॉपर योजना या तो पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे। तो देखते हैं ओलंपिक को लेके ये गद्यांश है, तो आगे देखते हैं क्या प्रश्न इससे पूछे गए हैं। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त बेचैनी शब्द का क्या अर्थ है? यस, अभी बताया था कि एक गोल्ड जीत के लाना मन में बेचैनी पैदा करता है, तो चिंता, बाधा, उद्विग्नता या घबराहट। तो क्या होती है इस चीज को लेके इस विषय में? चिंता। तो 1 ऑप्शन हो गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। हमें बिल्कुल गद्यांश के हिसाब से आंसर देना है। भारतीय खिलाड़ियों के मामूली प्रदर्शन के क्या कारण हैं? योजना, प्रशिक्षण और विदेशी परिस्थितियों के प्रति खुलेपन का अभाव, खाने की आदतें, खाने की आदतें तो कहीं भी नहीं आया, विदेशी स्थितियों के प्रति खुलापन नहीं था, उसका अभाव था, प्रशिक्षण समय, योजना की कमी, परिस्थितियों के प्रति नहीं, खुलापन नहीं है, खुलेपन का अभाव है। तो क्या था? योजना में कमी हो सकती है, प्रशिक्षण और विदेशी परिस्थितियों के प्रति खुलेपन का भी अभाव है। तो यहाँ पर 1 ऑप्शन जाता है बिल्कुल करेक्ट पैसेज के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा खेल समारोह किसे कहा गया है? पर्याप्त प्रशिक्षण को, खेलों को देखना, ओलंपिक को, या पदक जीतना। तो बहुत ही सिंपल है, जिसने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है। तो यहाँ पर किसका खेल समारोह की बात कर रहे हैं? विश्व के सबसे बड़े खेल समारोह ओलंपिक की बात कर रहे हैं। आगे 100% का सवाल मुहावरे का क्या अर्थ है? 100% का सवाल, जिस प्रश्न के उत्तर 100 रुपए प्राप्त हो, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न, 100 रुपए मूल का वाला प्रश्न, या 100 रुपए पाने पर जिसका उत्तर दिया जाए। तो बहुत आराम से आप इन्हें तो हटा सकते हो, 100 रुपए मूल का प्रश्न भी नहीं हो सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 100% का सवाल हम किसे कह सकते हैं? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो। तो 2 ऑप्शन हो गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। ओलंपिक के मंच पर भारतीय प्रतिभा की असफलता का मूल कारण क्या है? योजना, धन, धन की कमी, धन की कमी या अधिकता। तो यस, अभी हमने सबसे आखिरी लाइन में पढ़ा था कि धन की या तो अधिकता है जिसका सही व्यय नहीं हो रहा, या उसकी कमी भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा 4th ऑप्शन। सो स्टूडेंट, दीज वर योर 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताएं कि आज आपने कितना स्कोर किया है। बच्चों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मैं मॉक नंबर 5th में। बाय बाय।